नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं नशे से लड़ने के लिए। नशा बहुत ही गंभीर समस्या बना हुआ है पूरे विश्व के सामने, तो भारत ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ क्या हैं। देखिए, नशा युवाओं को बर्बाद कर देता है और युवा देश का भविष्य होते हैं। तो डायरेक्टली हम देश के भविष्य को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है, चलते हैं जानते हैं इसके बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसको स्किप ना करें। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यदि आप एक सामान्य नागरिक हैं तब भी आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे समाज में क्या क्या समस्याएं हैं और हमारे समाज में जो सरकार है वो इससे लड़ने के लिए क्या क्या कर रही है। हमें जागरूकता होनी चाहिए अपने समाज की समस्याओं के प्रति, और उनको सुधारने के लिए हम भी क्या कर सकते हैं ये जानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो इशू जिसकी वजह से आज हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया है कि नेशनल फंड टू कंट्रोल ड्रग अब्यूज़ को हमें यूज़ करना चाहिए डी एडिक्शन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। देखिए, जिन व्यक्तियों के पास में स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग्स मिलता है, जैसे कि एनडीपीएस एक्ट में डिफाइन है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के अंदर, तो इसमें जो प्रपोजल भेजा गया है वो कहा गया है कि अगर स्मॉल क्वांटिटी में किसी के पास ड्रग्स मिलता है तो उसे डीक्रिमिनलाइज किया जाए। यानी अगर ये प्रपोजल अप्रूव हो गया तो इसके बाद अगर किसी व्यक्ति को स्मॉल क्वांटिटी के ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है तो उसे रिहैब सेंटर भेजा जाएगा, यानी कि रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाएगा इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रोसिक्यूटेड एंड सेंट टू जेल। यानी इसका मतलब यह है कि ये कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास थोड़ा सा ड्रग्स मिलता है तो वो उस चीज़ का आदी है, ना कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो पीड़ित है। वो क्या है, वो एडिक्ट है, विक्टिम है, तो उसे एज अ पीड़ित बिहेव करना चाहिए। उसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन वाली प्रोसेस नहीं होनी चाहिए और उसे जेल नहीं भेजना चाहिए, उसे नशा मुक्ति केंद्र भेज देना चाहिए। ऐसा इसमें प्रपोजल दिया गया है। अब यहाँ बात हुई है नेशनल फंड टू कंट्रोल ड्रग की, यानी कि ये फंड है उसका जो क्रिएशन हुआ था वो एनडीपीएस एक्ट के प्रोविज़न के अंतर्गत हुआ था, एक 23 करोड़ रुपए की मामूली रकम के साथ में। तो ये जो फंड है इसमें पैसे आते कहाँ से हैं, तो बेसिकली सरकार कोई प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लेती है तो वहाँ से पैसे आ जाते हैं, कोई पर्सन इंस्टीट्यूशन ग्रांट देता है तो वहाँ से आ जाते हैं, अगर ये फंड कहीं इन्वेस्टमेंट करता है तो वहाँ से भी इनकम आ जाती है। इस तरह से ये सारी इनकम्स इस फंड में जाती हैं। ये एक्ट बताता है कि जो फंड है ये यूज़ किया जाएगा टू कॉम्बैट इलिसिट ट्रैफिकिंग और नार्कोटिक्स, रिहेबिलिटेटिंग एडिक्ट्स एंड प्रिवेंटिंग ड्रग अब्यूज़। यानी कि जो ट्रैफिकिंग होती है यहाँ से वहाँ लेके जाए नार्कोटिक्स ड्रग सब्सटेंसेस को, तो उसको रोकने के लिए किया जाएगा, और ये डी एडिक्शन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए किया जाएगा। अब एक नज़र डालते हैं भारत में ड्रग्स एडिक्शन की कंडीशन को। तो भारत का जो युवा है वो बहुत ही तेज़ी से इसका शिकार होता जा रहा है, ड्रग एडिक्ट होता जा रहा है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग भारत में जो ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन है और जो इनके जो ड्रग्स के एक्चुअली देखिए होता ये है कि अगर हम ड्रग्स का नाम सुनते हैं तो एक जनरली धारणा ये आती है कि ये तो कोई बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन इसका जो रियल मीनिंग है वो ये है कि इसका मतलब होता है औषधि। तो ये औषधि है, कई सारी मेडिसिन को बनाने के लिए मेडिकल यूज में ली जाती है। लेकिन अगर हम इसका यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि ये जो इंक्रीजिंगली डाइवर्टेड फॉर रिक्रिएशनल यूज़ इन इंडिया, रिक्रिएशनल मतलब अपने मनोरंजन के लिए, अपने शौक के लिए यूज़ करना। तो ये जो भाई एक्चुअली इनमें क्या होता है, इन सब में ऐसी पावर होती है कि ये किस हद तक इंसान को आउट ऑफ हिज कॉन्शियसनेस कर देते हैं, यानी कि उसकी जो होश और आवाज़ की स्थिति है उससे दूर कर देते हैं। तो इसमें उस इंसान को मज़ा आ सकता है, तो ये एक तरीके से लत लगा देता है। तो बेसिकली इसका अगर डाइवर्टेड यूज़ हो रहा है तो वो एक क्राइम है, अदरवाइज़ इसके यूज के लिए लाइसेंस भी दिया जाता है और ये कोई क्राइम नहीं है। इसका जेनेरिक पर्पस के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए यूज होता है। इंडिया के लिंक बताए जाते हैं कि शिपमेंट ऑफ ड्रग्स सोल्ड ऑन 19 मेजर डार्कनेट मार्केट्स, डार्कनेट मार्केट पर जो ड्रग्स बेचा जाता है वह उससे भी इंडिया संबंधित है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार भारत में 2020 में 59,806 केसेस को दर्ज किया गया है एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 3.1 करोड़ कैनबिस यूज़र्स हैं, यानी कि ये भांग वगैरह का यूज़ करने वाले लोग हैं, और 2.3 करोड़ ओपियोइड यूजर्स हैं, यानी ये ओपीएफ यानी कि अफीम से संबंधित जो भी ड्रग्स होते हैं उनको यूज़ करने वाले लोग हैं। अब अगर सोचें कि भारत में इतना ज़्यादा ड्रग्स कैसे बढ़ रहा है, ड्रग्स की लत कैसे लग रही है, तो उसके पीछे एक रीजन है। जो इंडिया है वो एक सैंडविच कंट्री बन गया है दो लार्जेस्ट ओपीएम प्रोड्यूसिंग रीजन्स के बीच में। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, ये सारे जो रीजन्स हैं वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ओपीएम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आती हैं इनमें। और जैसे कि इसमें ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आते हैं गोल्डन क्रीसेंट में, और वियतनाम, म्यांमार जिसको बर्मा भी बोलते हैं, थाईलैंड, लाओस, ये आते हैं गोल्डन ट्रायंगल में। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पर प्रोडक्शन होता है ओपीएम का ज़्यादा
तो ट्रैफिकिंग की जो संभावना है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अपने इंडिया में इसी तरह से इलीगली ये लाए जाते हैं ड्रग्स और इनका कंजम्पशन भी होता है। नेशनल फंड टू कंट्रोल ड्रग के अलावा भी कई सारी स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए गए हैं। तो उसके अंडर एक है नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, यह कॉन्स्टिट्यूट किया गया था नवंबर 2016 में और इसकी जो स्कीम थी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर नारकोटिक कंट्रोल, ये रिवाइव करी गई। इसके अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फंड प्रोवाइड किया गया है एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो कि है सीजर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम सिम्स, जो करेगा कंप्लीट ऑनलाइन डेटाबेस ऑफ ड्रग ऑफेंसेस एंड ऑफेंडर्स का। तो सब जितने भी ऑफेंस हो रहे हैं, जितने ऑफेंडर्स हैं, उन सब का डेटा एक जगह पर मिल जाएगा इससे। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। भारत में चल रहे ड्रग्स के ट्रेंड को मेज़र करने के लिए नेशनल ड्रग अब्यूज़ सर्वे कराया जा रहा है। यह कराती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विद हेल्प ऑफ नेशनल ड्रग्स डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर ऑफ एम्स। इसके अलावा भी कई इनिशिएटिव हैं जैसे कि NDPS एक्ट जो कि 1985 में स्टार्ट किया ही गया था। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति है जो प्रोड्यूस करता है, प्रोसेस करता है, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोरिंग एंड कंज्यूमिंग एनी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, तो उसे एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उस पर चल सकती हैं। समय के बदलाव के हिसाब से NDPS एक्ट में 3 बार बदलाव भी किया जा चुका है। इसको 3 बार अमेंड किया जा चुका है 1988, 2001 और 2014 में। दोस्तों ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, तो आप इसको नोट कर लें जिससे कि एग्जाम में सीधे पूछी जा सकती है। तो ये जो एक्ट है वो पूरे इंडिया पर अप्लाई होता है और ये ऑल इंडियन सिटीजन्स पर भी अप्लाई होता है जो बाहर रह रहे हैं इंडिया से, या फिर ऐसी शिप्स और एयरक्राफ्ट पर भी अप्लाई होता है जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं। यानी यदि किसी ऐसी शिप पर अगर कोई ड्रग्स वगैरह का कंसाइनमेंट पकड़ा जाता है, कोई ड्रग ट्रैफिकिंग पकड़ी जाती है, तो उसे NDPS एक्ट के अंतर्गत डील किया जाएगा। और गवर्नमेंट ने नशा मुक्त भारत भी चलाया है। तो ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन या फिर नशा मुक्त भारत यह फोकस करता है कम्युनिटी आउटरीच, यानी कि लोगों के समाज तक पहुंचा जाए और नशे की बुराइयों को बताया जाए जिससे कि लोग इससे दूर रहें। और अगर देखा जाए कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस क्या हैं जिनको इंडिया ने भी साइन किया है इस ड्रग की दुर्दशा से मुक्ति के लिए, तो ये है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स 1961, UN कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1971, UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, UN Convention Against Transnational Organized Crime UNTOC 2000। अब हम एक नज़र डालते हैं कि वो क्या ऐसे उपाय हैं जिनको अपना करके भारत सरकार ड्रग्स से लड़ सकती है और कैसे ऐसे सुझाव हैं जिनके द्वारा हम नशा से मुक्ति पा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो नशे की लत से पीड़ित होता है व्यक्ति, उसको कलंक की दृष्टि से देखा जाता है, उसको एक कलंक समझा जाता है समाज पर कि ये तो ड्रग्स ले रहा है, बहुत ही बेकार व्यक्ति है, और उसे हीन भावना हो जाती है। तो देखिए, हमें रोगी से नहीं लड़ना है, हमें रोग से लड़ना है। तो ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसे व्यक्ति को निराश न करें, उसे बताएं कि ये एक प्रॉब्लम है, तुम इससे सही हो जाओगे। उसके कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिनमें 50% से ज़्यादा अल्कोहल पाया जाता है, तो उनको भी गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, कंटेन कर लेना चाहिए। और जैसे कि अफीम या फिर भांग की खेती हो रही है तो उसे रोकना चाहिए, कंटेन करना चाहिए। रेडिकल पॉलिटिकल डिसीजंस लेने चाहिए, जैसे कि बिहार में अल्कोहल बैन कर दिया गया है, बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया गया है। तो इस तरह से भी जब लोग खुद से सेल्फ कंट्रोल को एक्सरसाइज ना कर पाए, सेल्फ कंट्रोल ना कर पाएँ, तो स्टेट को कुछ स्टेप लेना चाहिए, उसे स्ट्रिक्टनेस दिखानी चाहिए, रेगुलेशंस बनाने चाहिए। ऐसा हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में लिखा है, आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। एजुकेशन करिकुलम में भी हमें इस चैप्टर को इंक्लूड करना चाहिए। ड्रग एडिक्शन, उनके इम्पैक्ट, हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, इससे परिचित कराना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को, जिससे कि हमें ड्रग्स से लड़ने में सहायता मिल सकती है। तो दोस्तों, ये तो था एंड इस लेक्चर का। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप सिंपल से इस वीडियो को लाइक करें और एक कदम नशा मुक्ति की ओर बढ़ाएं और लोगों को जागरूक करें, इसके जो नुकसान हैं उनको बताएं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।